जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आपकी जो कृषि जो लेसन है कृषि उससे इम्पोर्टेंट कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका बन सकता है उसको लाइन बाई लाइन हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास 10th के बच्चों के एग्रीकल्चर यानी भूगोल का कृषि क्षेत्र का है और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसको लेकर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहे हैं। अनेकों माध्यम से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, इसलिए आप सभी विचलित नहीं रहिएगा कि ये किनका है वो इनका है। ठीक है, आप लोग पढ़ने पर फोकस करिए और हम लोग जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं जो VVI लगेगा उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज वाइज हम लोग जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उस तरह से इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। चैनल आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो अपलोड करे तो तुरंत आप सभी देखिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित खरीफ फसल कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि खरीफ फसल जो है आपका इसमें चावल जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। खरीफ फसल को क्या क्या जरूरी है, तो इसके लिए आपका वाटर का होना अति आवश्यक है। वाटर अधिक मात्रा में चाहिए, आप सभी जानते हैं। भूमि जो होगा फर्टाइल भूमि होगा, मतलब उर्वरक भूमि का उर्वरक क्षमता अधिक होना चाहिए। और बाकी सब ये देखिएगा कि खरीफ फसल का पूछा था, हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये तीनों जो है ये तीनों आपका रबी का फसल है, रबी का फसल है। इस तरीके से आप सभी पढ़ते चलिए और समझते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा उसमें आपका प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल है। देखिए टिक आ गया, तो आप सभी इसको अपने से टिक कर सकते हैं। गेहूं जो है रबी का फसल है। इसमें और आप देख सकते हैं कि आपका बाकी इसमें जितना क्रॉप से क्रॉप सभी को देंगे कौन कौन सा क्रॉप है। तो ये धान आपका खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। ठीक है, धान क्या है, खरीफ फसल है। गेहूं क्या है, रबी का फसल है, रबी का फसल है। और आपका केला क्या है, चाय आप जानते हैं वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्य या फिर व्यवसायिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, समझ गए। इस टाइप से आप लोग को एक एक चीज को समझ के पढ़ते चलना है और समझते चलना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसमें आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है प्रश्न पूछा है। तो आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश इसका उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से दो तीन चीज क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखिए। जैसे मध्य प्रदेश एक तो सबसे वन ज्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, ज्यादा वन है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश से एक बात और भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से, जिसमें मध्य प्रदेश से भी आपका एक राज्य है जो कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य है। उसके बाद एक ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें आप सभी को कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा, अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा राज्य कौन पूछता है तो यूपी है। ठीक है, यूपी क्या है, यूपी गंगा का मैदानी इलाका है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और केरल आप सभी जानते हैं कि केरल का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना की बात करें, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में 2011 के जनगणना साक्षरता दर यहाँ पर अधिक है, मतलब साक्षर जो पढ़ा लिखा इंसान है केरल का अधिक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि
कर्नाटक है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कि एक तो वन के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में आपका एक आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मेघालय पर्वत से, मेघालय पर्वत या अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से आपका सोन नदी निकलती है। वही सोन जो बिहार की फेमस नदी है, सोन नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से ही निकलेगा। और सोन नदी बिहार के दक्षिण बिहार की फेमस नदी है, प्रसिद्ध नदी है। इतना बात जान गए। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? आपके प्रश्न ये पूछता है। तो जूट के मामले में आपका पश्चिम बंगाल आगे है, ठीक है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट के मामले में आपका पश्चिम बंगाल आगे है। जूट क्या होता है? तो जूट यानी ये एक तरह का जो इसके धागे होते हैं, जूट वही जूट है। ये जूट को क्या किया जाता है कि जूट का उत्पादन करने के बाद उसको नदी नाहर में फेंक दिया जाता है ताकि वो सड़ने और गलने के बाद उसके जो छिलके हैं उसको आसानी से उतारा जा सके। और इसका जूट का प्रयोग धागा बनाने में, जूट का प्रयोग धागा बुनने में और कपड़ा बनाने में और आपका धागा बनाने में, कपड़ा बनाने में और आपका रस्सी बनाने में आदि में किया जाता है, आप सभी जानते हैं। और जूट में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, सबसे आगे है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिएगा एक प्रश्न और दिया है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, ठीक है। ये सब बदलते रहने वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप सभी देख लीजिएगा। गेहूं में पूछा है, तो गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला पूरे भारत भर में कोई एक राज्य है तो गेहूं का उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है, प्रथम स्थान पर है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपका ये पूछ देता है कि चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, कौन है? तो चावल के उत्पादन में आप देखिएगा कि आपका पश्चिम बंगाल है। चावल के उत्पादन में आपका कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल एक हो गया, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये भी फर्स्ट है। उसके बाद जूट उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल है, जूट उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल है, ये भी फर्स्ट स्थान रखा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से दो प्रश्न बनते हैं। एक हो गया चावल के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आप देखिएगा निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सा है? कहने का मतलब है ठंडा के समय में कौन सा फसल बोया जाता है, ये पूछा है। तो आप इसका आंसर गेहूं कर सकते हैं, आप इसका आंसर गेहूं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर गेहूं कर सकते हैं क्योंकि गेहूं जो है शीतकालीन फसल है, शीतकालीन फसल में कहीं है आपका गेहूं है, उसके बाद आपका क्या है? सरसों है, गेहूं है, सरसों है और मक्का आदि है। ये सब आपका शीतकालीन फसल है। आप सभी जानते हैं मटर भी एक शीतकालीन फसल है। नेक्स्ट आप सभी देखिए किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब आप बताएंगे। इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा है। तो आप देखिएगा कि इसमें आपका असम जो है चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्यों असम चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? क्योंकि ये असम है। असम जो है पहाड़ी
यहाँ आप समझ आते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, और यहाँ इसी क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम में ही पड़ता है, आप समझ आते हैं। तो असम के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सीढ़ीनुमा खेती के माध्यम से, कौन सी खेती? सीढ़ीनुमा खेती के माध्यम से आपका चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन किया जाता है। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक प्रश्न और है कि कहवा का अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा, ठीक है, ये भी एक प्रकार का फसल है जिसका उत्पादन आप देखिएगा तो इसका उत्पादन आपका कर्नाटक राज्य में होता है। कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर अनेकों तरीके से दिया जा सकता है, जिसका कंसेप्ट है, जो लोग पढ़े हैं, जो सॉइल अच्छे से पढ़े हैं, जो मृदा अच्छे से पढ़े हैं, जो भी स्टूडेंट मृदा अच्छे से पढ़ा हुआ है उन स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। महाराष्ट्र में यही वाला क्षेत्र है। आइए आपको जानते हैं कि दक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र है, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में आप जानते हैं मिट्टी कैसा मिलेगा? वो मिट्टी आपका काली मृदा मिलती है, काली मृदा मिलती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अधिकांश भाग में। और काली मृदा मिलती है, जब काली मृदा के लिए कौन जाना जाता है? काली कपासी नाम से भी आपको काली कपासी मृदा भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होगा। महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन सा फसल उत्पादन होगा? तो कपास का उत्पादन अधिक होगा। कैसे होगा? क्यों होगा? क्योंकि काली कपासी नाम में भी इसके कपास लगा है। तो आप देख सकते हैं काली मृदा वाला क्षेत्र महाराष्ट्र, इसमें कपास होगा। कंसेप्ट के साथ पढ़िए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं तो लगातार खाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं करिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पढ़ने के साथ साथ आप इस बात को ध्यान दीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो करना ही करना है, साथ में कंसेप्ट भी समझते चलना है कि जब आप लोग को नहीं कुछ समझ लगेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोग कंसेप्ट के माध्यम से भी क्वेश्चन को बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न पूछा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य। तो पहले तो ये तो पता चले कि उत्तर भारत में कौन राज्य है। तो उत्तर भारत कहने का मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा क्षेत्र में उत्तर भारत आया जाएगा। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन कैसा कैसा दिया है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, डेफिनेटली है गन्ना के लिए। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना का प्रयोग जो हो रहा है इथेनॉल के लिए हो रहा है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्यों पूछा जाएगा? उसके पीछे का तर्क हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको समझते हुए चलिएगा। भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा है, तो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश क्यों होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सिर्फ आपका चीनी बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है, मीठा बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। यूपी का जो इसमें हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है इथेनॉल बनाने के लिए। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना का खेती किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती हो रहा है। और ये इथेनॉल आपका डीजल पेट्रोलियम में यूज हो रहा है। डीजल जो हम लोग लेते हैं तेल के रूप में, डीजल और पेट्रोलियम के लिए ये इथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है, ताकि बड़े मात्रा में जो आपका बढ़ती जनसंख्या है उसमें भी जो परिवहन साधन है, परिवहन संसाधन है, उसको किस तरीके से पूर्ण रूप से किया जा सके, उसके लिए डीजल की आपूर्ति कैसे आपूर्ति किया जा सकता है, पेट्रोलियम की कैसे आपूर्ति किया जा सकता है। तो इन सभी में इथेनॉल को बनाया जा रहा है। और इथेनॉल का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है सब बता दिए। ये आपका उत्तर प्रदेश में इसका आंसर करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद देखिएगा ऊपर, उसके बाद प्रश्न पूछा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये एक प्रश्न आया है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो ये प्रश्न आप देखिएगा, इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है।
उसके बाद आप देखिएगा दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अगर बात करें, दक्षिण भारत में जो गन्ना उत्पादन करेगा तो महाराष्ट्र करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप गौर करिए कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ये वाला तटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा। आप देखिएगा आंध्र प्रदेश में ये हो जाएगा, तटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा। कर्नाटक जो है ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र होगा। महाराष्ट्र काली मृदा मिलती है, काली मृदा। ठीक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में ही आपका गन्ना का उत्पादन होगा। ठीक है, गन्ना का दक्षिण भारत में कौन सा राज्य जो है गन्ना का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो वो आपका महाराष्ट्र है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 2/3 बोला जाता है। भारत जो है, भारत के कुल टोटल पॉपुलेशन जो है, भारत के कुल टोटल पॉपुलेशन का 2/3 आबादी जो है आपका कृषि कार्य से जुड़ी है, कृषि कार्य से जुड़ी है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है, और भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंड है। अधिकांश माने का मतलब है 2/3 जनसंख्या जो है भारत का एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये प्रश्न आया है। तो नमी क्या कृषि को प्रभावित करेगा? करेगा। नमी के मतलब क्या होता है? नमी का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, करेगा। जनसंख्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नमी, तापमान और मृदा सॉइल, ये तीनों जो फैक्टर है, ये आपका कहीं ना कहीं नमी मतलब आर्द्रता नहीं ना, किसकी आर्द्रता? वातावरण की आर्द्रता हो सकता है, नमी हो सकती है। अगर वातावरण में मॉइस्चर है, नमी है, तापमान है, तापमान अगर कम है, अधिक है, उसके अनुकूल होगा, फसल के अनुकूल तापमान होगा, तभी ना जाकर फसल होगा। तो तापमान है, उसके बाद मृदा, ये तीनों जो है, इस तीनों जो है ये आपका कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है। कृषि को प्राकृतिक कारक है, ये ध्यान रखिएगा। कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक है। ठीक है, जनसंख्या क्या है? शरीर है। नमी क्या है? पृथ्वी पे तापमान क्या है? इसका भी संबंध कहीं ना कहीं नेचर से, प्रकृति से, इसका भी प्रकृति से, इसका भी प्रकृति से, इसलिए इसमें प्राकृतिक कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या नहीं है। देखिए, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? ये प्रश्न पूछा है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है, ध्यान रखिएगा, तापमान का सीधा संबंध प्लांट को पड़ता है। अगर तापमान अधिक है तब भी दिक्कत है प्लांट को। ठीक है, अगर तापमान ज्यादा कम है, टेम्परेचर पूरा कम है, माइनस में चला जा रहा है, तब भी दिक्कत है। तो किसी भी अंकुरण के लिए, अंकुरण मतलब चारा वाला देखो ना, चारा किस तरह से अंकुरित होता है, तो उस कंडीशन में लाने के लिए कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ये प्रश्न है। तो रबर की खेती किस राज्य में होगा? केरल में होगा। कैसे होगा इसको समझिएगा। रबर की खेती के लिए आपको कैसा प्रदेश चाहिए? तो रबर की खेती के लिए ये आपका 0 डिग्री है, विषुवतीय रेखा है। ठीक है, और भारत यहाँ पर अवस्थित है। भारत के बीचों बीच से 27 डिग्री कर्क रेखा गुजरता है। ये आपका इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्र है,
तो दक्षिण भारत के, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते थे, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते थे। अब इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रबर एक तरह का कैसा फसल है, रबर एक तरह का उष्णकटिबंधीय फसल है। आइए विषुवतीय रेखा क्षेत्र में जाते हैं, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में आप देखिएगा दक्षिण का गुजरात है, गुजरात इधर है, ये वाला क्षेत्र है गुजरात का, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे है, यहाँ है, मतलब कर्क रेखा से नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि विषुवत रेखा के नजदीक जो क्षेत्र होगा, यहाँ केरल जो है, ये आपका केरल है, ये आपका, इसलिए जो है रबर का खेती जो होगा केरल में होगा। बात को समझिएगा, केरल एक प्रकार का विषुवतीय प्रदेश वाला फसल है, ठीक है, और विषुवतीय प्रदेश तो यही है, इसको तो विषुवतीय प्रदेश बोलेंगे, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। तो इसलिए जो रबर जो है, रबर की खेती जब भी होगा दक्षिण भारत में ही होगा, समझ कर पढ़िएगा। नेक्स्ट इसमें और देखिए आगे प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम की खेती। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिएगा झूम की खेती क्या है, कि झूम की खेती लोग कैसे करते थे, ध्यान से सुनिएगा। लोग पहले जनजाति ट्राइबल के लोग क्या करते थे कि बड़े जंगल में एक छोटे से स्थान पर कहीं आग लगाकर और वहाँ के जंगल को साफ सफाई कर लेते थे, और यहाँ साफ सफाई करने के बाद यहाँ कृषि कार्य करते थे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। और 5-10 साल करने के बाद उन लोगों का क्या होता था कि 5 से 10 साल करने के बाद यहाँ की भूमि जो है अनउपजाऊ हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगा, यानी उर्वरक क्षमता घट जाएगा। तो लोग यहाँ छोड़ के कोई दूसरे जगह पर जाकर फिर जंगल को साफ करेंगे, और जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाएंगे, कृषि योग्य भूमि बनाएंगे, और कृषि योग्य भूमि बनाने के बाद जो है किसान क्या करेंगे कि कृषि योग्य भूमि बना करके यहाँ खेती करेंगे, और यहाँ भी 10 साल तक जब खेती करेंगे तब तक क्या होगा, ये वाला पहले वाला फिर से आपका उपजाऊ हो जाएगा भूमि। तो इसी पद्धति को जो है झूम की खेती कहा जाता है, झूम की खेती कहा जाता है। जो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर के राज्यों, जो पूर्वोत्तर के राज्य में कौन कौन से राज्य आ सकते हैं, आप देखिएगा तो पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर्स जितना राज्य है, असम है, मेघालय है, ठीक है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, अब आपका इधर आगे नागालैंड है, ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। ये सब के सब जो है पूर्वोत्तर राज्यों के, अब पूर्वोत्तर राज्य में कौन सी खेती होगा, झूम की खेती होगा। अगर पूर्वोत्तर राज्य का नाम लेकर पूछ देगा कि इस क्षेत्र में या इस राज्य में कौन सा खेती होगा, तो आपका झूम की खेती होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो झारखंड के स्थानांतरित कृषि को पूर्वा कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरित कृषि मतलब होता है आपका झूम की खेती है, लेकिन इसका नाम यहाँ लोकल है, लोकल नाम इसको दिया गया है पूर्वा, ठीक है। झारखंड के स्थानांतरित कृषि को पूर्वा कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखिएगा भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर है, बढ़िया प्रश्न है। तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का जो है 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है, शुद्ध बोई भूमि का 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है ये भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, तो पंजाब की 84% जो भूमि है आपका कृषित भूमि है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है पूछा है, तो पहले रबी फसल निकाल लीजिए, रबी फसल को देखिए गेहूं है, उसके बाद मूंगफली है, कपास है, धान नहीं, ठीक है। और एक खरीफ फसल नहीं, धान है, ठीक है, मूंगफली है, कपास भी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा।
गेहूं है, रबी फसल चारा है, सरसों मकई नहीं है। उस समय देख लीजिएगा एक जगह आप लोग बता दिए हैं रबी वाला में मकई, मकई आप काट लीजिएगा, ठीक है, वो गलती हो गया है, उसमें रबी फसल में मकई नहीं होगा। रबी का फसल में मकई नहीं है। जो मक्का जो पाए थे आप लोग देख लेना, उसको आप लोग हटा दीजिए, ठीक है, मकई नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें आपका ओस जो है, ओस बोल रहे सुमन जो है धान की एक फसल नहीं है, जबकि अमन है, ठीक है, ओस है, बोरो है, ये सब धान के किस्म का फसल है। जिस तरह से आपको हरित क्रांति को देखे थे ना HYB सीड, ठीक है, HYB जो सीड आया था, उसी तरीके से ये एक तरह का ये आप फसल का नाम समझ सकते हैं, सीड का नाम है, उसमें अमन है, ओस है, बोरो है, सुमन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? गलत बात बोला है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि आपका ये आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। इसका आंसर गलत दिया है, एक और कर लीजिएगा। ये आपका केरल नहीं होगा। इसमें आपका धान की खेती में अगर कह रहा है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो आप क्षेत्रफल के अनुसार देख सकते हैं। इसका भी आंसर इसका पंजाब होना चाहिए, ठीक है। इसका धान की खेती के लिए एक तो गेहूं वाला आएगा, या तो पंजाब होगा, नहीं तो आपका पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसका आंसर होगा। आप लोग देख के बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन होगा, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं वो लोग अपने स्तर से कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक प्रश्न, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। ये सब लोग आप लोग जानते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने का मतलब है कि एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है। तो इस सब मामला में जब हरित क्रांति आ गया था, तो हरित क्रांति के आने के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा वहाँ पर खेती होने लगा, धान और गेहूं का। खेती तो हो ही रहा था, खेती पहले भी हो रहा था, लेकिन उत्पादकता बढ़ रही धान और खेती। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। ज्वार के लिए, मोटे अनाज के लिए आप जानते हैं, मोटे अनाज का अगर बात करें, ये महाराष्ट्र है, ये दक्कन का जितना पठारी इलाका क्षेत्र है, इन सभी में मोटे अनाज का मात्रा मिलना शुरू हो जाएगा। मोटा अनाज की खेती इन क्षेत्रों में होता है, तो इसलिए इसका महाराष्ट्र दिया है, आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट जो है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर है गुजरात। बाजरे उत्पादन में जो आपका इसका उत्तर दे रहा है गुजरात में है, प्रथम स्थान पर है, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? पहले कौन कौन है ये देख लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन नहीं है, ठीक है। पहले ये देख लीजिए कि इसका धान है, निर्वाहन कृषि एक प्रकार का धान है, गेहूं भी है, ज्वार बाजरा भी है, लेकिन गन्ना नहीं। गन्ना कौन सा कृषि है? चुनाव में हम लोग बोला था ना, वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है, या नगदी फसल जिसको हम लोग बोलते हैं, नगदी फसल है, नगदी फसल में आता है, या वाणिज्य फसल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका गन्ना है, गन्ना। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका कपास है। आज 30 प्रश्न किए। इसी तरीके से जब भी समय मिलेगा कुछ प्रश्न का श्रृंखला आप सभी के सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।